नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम मौर्य वंश के द्वितीय शासक बिंदुसार के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले आपने जो पहला लेक्चर मौर्य वंश में था चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में तथा मौर्य वंश को जानने के जो जानकारी के स्रोत हैं कौन कौन से, उसके विषय में डिटेल से आपने पढ़ा था। और एक चीज महत्वपूर्ण न्यूज अभी निकल के सामने आ रही है कि अभी जो नेट का एग्जाम यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, अब वह 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में होगा। और अब की बार जो एग्जाम होगा पहले की तरह सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। इसके पहले वाला जो जून का पेपर हुआ था जो रद्द हुआ है आपका, वह ऑफलाइन हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, अब फिर सीबीटी मोड पे होगा तथा एग्जाम जो डेट है 21 सितंबर से 4 अगस्त तक हुआ। तो आइए अपना यह क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम बिंदुसार के विषय में पूरी जानकारी से पढ़ेंगे। जो देखेंगे कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य से किस प्रकार अलग है, और इनके बाद बिंदुसार के बाद जो सम्राट अशोक आते हैं उनका शासन का मॉडल कैसा रहा, और फिर बिंदुसार का शासन मॉडल कैसा रहा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है बिंदुसार और बिंबिसार। बिंबिसार जो हैं हर्यक वंश के शासक हैं, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं। बिंबिसार बिंदुसार से पहले शासन करते हैं, ठीक, और बिंदुसार का शासनकाल मौर्य वंश में, और इनका जो समय है 298 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। अगर हम बात करते हैं बिंदुसार के पिता की, तो बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और इनकी माता का नाम था दुर्धरा। आपको याद होगा जब मैं चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में डिटेल से पढ़ा रहा था, तो उस समय सेल्यूकस निकेटर से जब संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो सेल्यूकस निकेटर ने शादी किया था हेलेन का, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो हेलेन से जब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है, और माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 3 शादियां की थी, जिसमें एक पत्नी का नाम हेलेन था, या फिर किसी किसी बुक में हेलेना भी लिखा है, और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? दुर्धरा था, ठीक, दूसरी पत्नी दुर्धरा। और जो तीसरी पत्नी इनकी थी नंदिनी थी, ठीक। तो 3 पत्नियां थी। अब महत्वपूर्ण यह घटना मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हेलेन को जब कोई पुत्र नहीं हुआ था, तो उसके बाद दुर्धरा को जब पुत्र होता है, बिंदुसार जो इनको पुत्र होता है, तो हेलेन ने दुर्धरा को जहर दे दिया। तो नंदिनी ने उसमें सहायता की, जो उनकी तीसरी पत्नी थी नंदिनी ने सहायता की थी, और चाणक्य की सहायता से जो इनकी पत्नी है दुर्धरा, इनकी सर्जरी की जाती है, और सर्जरी के बाद बिंदुसार का जन्म होता है। तो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हेलेन ने जहर दिया था दुर्धरा को, और जो बिंदुसार हैं प्राचीन काल के एकमात्र शासक हैं जिनका जन्म सिजेरियन तकनीक या सर्जरी से हुआ था, ठीक। प्रश्न पूछा जाता है, तो प्राचीन काल के एकमात्र शासक जिनका जन्म सिजेरियन तकनीक से हुआ था। तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मध्यकाल में कौन सा शासक है जिसका जन्म सिजेरियन तकनीक से हुआ था, जैसे बिंदुसार का जन्म हुआ था, ठीक। तो बिंदुसार प्राचीन काल का एकमात्र शासक है जिसका जन्म सिजेरियन तकनीक से हुआ था। तो मध्यकाल में ऐसा कौन सा शासक है जिसका जन्म सिजेरियन तकनीक से हुआ था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक चीज और देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदुसार के कई नाम मिलते हैं, और उन जो नाम है अलग अलग स्रोतों में अलग अलग नाम है, और ऐसा मिलान करने वाले प्रश्नों में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, जो अमित्रोकेट्स नाम है, अमित्रोकेट्स एथेनियस, जो यूनानी विद्वान है, ठीक, यूनानी विद्वान है एथेनियस, इन्होंने बिंदुसार को अमित्रोकेट्स कहा है, जबकि अलित्रोकेट्स स्ट्रेबो ने कहा है। किसने? स्ट्रेबो ने अलित्रोकेट्स कहा है। अमित्र घात संस्कृत साहित्य में मिलता है, और खास करके पतंजलि का जो महाभाष्य है, महाभाष्य जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें अमित्र घात मिलता है। किसका नाम? बिंदुसार का। सिंहसेन जैन ग्रंथ और विभिन्न जैन ग्रंथों में मिलता है, और जो महत्वपूर्ण है राजा बलि की कथा, इसमें सबसे पहले इनका नाम सिंहसेन मिलता है। मध्यसाल
मद्रसार वायु पुराण में बिंदुसार का नाम है, जबकि बिंदुपाल जो चीनी ग्रंथ है क्या नाम है, फा यू एन चू लिन, इस जो ग्रंथ है इसमें बिंदुसार का नाम बिंदुपाल मिलता है। तो विभिन्न नाम है, विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न स्रोतों में इनका नाम यह दिया गया बिंदुसार का, तो ध्यान में रखिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है यही तीन महत्वपूर्ण है, यही अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और कंफ्यूजन यहाँ पे होता है अमित्रोकेट्स और अलित्रोकेट्स में। तो अमित्रोकेट्स जो एथिनियस है यूनानी विद्वान उसने दिया, अलित्रोकेट्स जो है स्ट्रैबो ने कहा है। आगे देखते हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या तथ्य हैं वह अक्सर पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। यूनानी शासकों से संबंध, ठीक, तो स्ट्रैबो जो वहां यूनानी विद्वान है इनके अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने, ध्यान रखिएगा शासक का नाम ही पूछता है, एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक जो दूत है इसको भेजा था बिंदुसार के दरबार में। ठीक, तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डाइमेकस आया था, यह राजदूत है डाइमेकस आया था। किसने भेजा, एंटियोकस प्रथम ने, और यह मेगास्थनीज के बाद आया था। ठीक, तो यानी द्वितीय राजदूत है, मेगास्थनीज के बाद कौन आया, डाइमेकस, क्रम भी पूछ सकता है। एथेनियस ने सीरिया के शासक, एथेनियस कौन है, अभी मैंने बताया था, एथेनियस ने जो बिंदुसार को अमित्रोकेट्स कहा है, तो एथेनियस ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम तथा बिंदुसार के मध्य हुए मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसके अनुसार, यानी जो एथेनियस है विद्वान वहां का, वह कहता है कि बिंदुसार और एंटियोकस प्रथम के मध्य एक पत्राचार हुआ था, जिसमें बिंदुसार कहता है सीरिया नरेश से कि बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से तीन वस्तुओं की मांग की। कौन कौन सी, मीठी मदिरा जो अंगूर की बनी शराब होती थी, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक या एक सोफिस्ट। ठीक, तो तीन वस्तुओं की मांग की, कौन कौन, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक सोफिस्ट या दार्शनिक की मांग की। तो जो एंटियोकस प्रथम है इसने दो मांग, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को तो भेज दिया, उसे स्वीकार किया कि हम भेज देंगे आपके दरबार में, परंतु दार्शनिक नहीं भेज सकते, क्योंकि यूनानी परंपरा में ऐसा माना जाता था कि दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक, तो एंटियोकस प्रथम ने किसको भेजा था, डाइमेकस नामक दूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। फिर बिंदुसार ने तीन वस्तुओं की मांग की, कौन कौन, सूखी मदिरा, सूखी अंजीर और एक मीठी मदिरा जो अंगूर की बनी होती है, और एक सोफिस्ट यानी दार्शनिक की मांग की, जिसमें दो मांगों को, शराब की और सूखी अंजीर की मांग को डाइमेकस प्रथम ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, और जो दार्शनिक है उसको भेजने से मना कर दिया। अब प्लिनी जो वहां का यूनानी विद्वान है उसके अनुसार मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस कौन है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस टाइम पे ऐसे प्रश्न पूछता है कि बिंदुसार का समकालीन मिस्र का शासक कौन है, या फिर बिंदुसार का समकालीन जो सीरिया का शासक कौन है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम है, जो मिस्र का शासक है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनेसियस नामक एक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कंफ्यूजन का जहां जहां पॉइंट है मैं उसको डिटेल में बता दे रहा हूं, यहाँ पे कहां कंफ्यूजन होगा, दूत के संबंध में कथन दे सकता है कि एंटियोकस प्रथम ने डायोनीसियस, ठीक, डायोनीसियस जो दूत है उसे बिंदुसार के दरबार में भेजा, एक कथन। दूसरा कथन दे देगा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डाइमेकस जो है राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ऑप्शन दे देगा, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या कोई नहीं सही है। तो ध्यान में क्या रखना है, जो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस है उसके दूत का नाम डायोनेसियस है, जबकि एंटियोकस प्रथम के दूत का नाम डाइमेकस है। ठीक, डाइमेकस प्रथम जो एंटियोकस प्रथम सीरिया नरेश है यानी सीरिया का शासक है, जबकि टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस कहाँ का शासक है, मिस्र का शासक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे कि बिंदुसार की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, तो इसने प्रशासन में प्रारंभ से ही बहुत सारे सुधार करने शुरू किए, और इनके पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्रशासनिक विभाजन किया था उसी के अनुसार अपने साम्राज्यों का विभाजन प्रांतों में किया। ठीक, साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में कुमार या उपराजा की नियुक्ति की। ठीक, किसकी, कुमार या उपराजा। उपराजा कौन होता था,
खास करके उपराजा अधिकांशतः वही बनता था जो राजा का पुत्र होता था, ठीक, या जो युवराज होता था। प्रशासनिक कार्यों के लिए उसने अनेक महामात्रों की नियुक्ति की। दिव्यावदान जो पुस्तक है, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो ध्यान में रखिएगा, जो 500 सदस्यों की एक समिति है या मंत्री परिषद है, उसका प्रमुख कौन है? खल्लाटक है। यह भी उपयोगी हो सकता है, प्रश्न आ जाए कि खल्लाटक शब्द का क्या अर्थ होता है मौर्य काल में। तो ध्यान में रखिएगा, 500 सदस्यों वाली एक समिति का अध्यक्ष जो होगा। अतः संभव है कि उसने एक ही समय में अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की हो, यानी बिंदुसार ने एक ही समय बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति की। उसके जो 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी, उसका अध्यक्ष कौन था? खल्लाटक था। तारानाथ तथा परिशिष्ट पर्वन के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महामंत्री या प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। ठीक, तो मैंने पहले ही बताया चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। महामंत्री कौन था? चाणक्य था। ठीक, चाणक्य कई नाम है, विष्णुगुप्त भी मिलता है। तो चाणक्य बिंदुसार के समय भी प्रधानमंत्री या महामंत्री के पद पर रहा। ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, वह बिंदुसार के समय भी चाणक्य जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे। चाणक्य के बाद राधागुप्त उसका महामंत्री बनता है। ठीक, तो कौन बना? राधागुप्त। क्रम भी पूछ सकता है, तो जरूरी इंपॉर्टेंट है यह कि चंद्रगुप्त के बाद चाणक्य के बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है बिंदुसार का? तो राधागुप्त जो है वह महामंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं किसके? बिंदुसार के। आगे देखते हैं, बिंदुसार के समय में एकमात्र विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, तक्षशिला में हुआ था। 2 बार विद्रोह हुआ। ठीक, तो देख लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। दिव्यावदान जो पुस्तक है के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनके दमन हेतु प्रथम बार अशोक, उस समय तक्षशिला का गवर्नर था, सुसीम था, और दूसरी बार विद्रोह का दमन करने सुसीम को भेजा गया। तो क्या महत्वपूर्ण है कि जो बिंदुसार है उसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ है। जब प्रथम विद्रोह होता है तो अशोक को भेजा जाता है। ठीक, कहां पे? तक्षशिला में। परंतु प्रथम विद्रोह जब होता है अशोक को भेजा जाता है, परंतु यहाँ का गवर्नर कौन है? सुसीम है। ठीक, सुसीम जो गवर्नर है उसको विद्रोह करने के लिए, दमन करने के लिए नहीं भेजा गया, भेजा किसको है? अशोक को। ठीक, जब दूसरी बार विद्रोह होता है तब सुसीम को भेजा जाता है विद्रोह को दमन करने के लिए। ठीक, तो जब यहाँ पर अशोक जाता है दमन करने के लिए विद्रोह का, तो वहां की जो जनता है उसने, लोगों ने मिलकर के कहा कि हम राजा के विरोधी नहीं, हम राजा के विरोध नहीं कर रहे हैं और न ही हम आपका विरोध कर रहे हैं। यहाँ का जो अमात्य है, यहाँ के जो अमात्य हैं वह टैक्स में चोरी करते हैं, भारी कर लगाते हैं और साथ ही साथ हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसकी वजह से हम लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो अशोक ने इस विद्रोह को दबाया था। ठीक, विद्रोह को शांत कराया था। उसके बाद महत्वपूर्ण क्या है, जो प्रथम विद्रोह हुआ है तक्षशिला में वह जनता ने किया है। ठीक, प्रथम विद्रोह जनता ने किया है, जबकि द्वितीय विद्रोह जो हुआ था राज दरबार के षड्यंत्र का परिणाम था। ठीक, प्रथम विद्रोह के दमन के समय अशोक उज्जैन या अवंती के गवर्नर के रूप में गया था। जब प्रथम विद्रोह दबाने गया था, कहाँ का गवर्नर था? अवंती या उज्जैन का गवर्नर था। ठीक, तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 प्रदेशों पर विजय पाई एवं अपने साम्राज्य का एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैलाया। ठीक, तो तारानाथ जो तिब्बती विद्वान है, इनका कहना है कि बिंदुसार ने 16 प्रदेशों पर विजय पाई एवं अपना साम्राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैलाया है। तो यह कथन किसका है? तारानाथ का है, महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है। आगे देखते हैं, अगर हम धर्म की बात करेंगे कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो जो एक्चुअल वास्तविक तथ्य है, बिंदुसार जो है आजीवक मत का समर्थक था। ठीक, आजीवक धर्म का अनुयायी था। परंतु देख लेते हैं थेरवादी जो परंपरा है और महावंश जो पुस्तक है उसके अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई थी। ठीक, कौन कौन से स्रोत हैं इसको जानने के? तो थेरवादी परंपरा और महावंश पुस्तक जो है। तो एक चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो थेरवादी परंपरा है यह किस धर्म से संबंधित है? ठीक, थेरवादी परंपरा किस धर्म से संबंधित है, इसके बारे में आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थेरवादी परंपरा जैन धर्म या बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म, इस किसकी उपशाखा है।
तो दोनों जो पुस्तक जो थेरवादी परंपरा और महावंश जो स्रोत हैं, इससे पता चलता है कि बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। क्यों? क्योंकि इसने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई थी। जबकि वास्तविक रूप से जो बिंदुसार है आजीवक मत का समर्थक था। और इसके बाद अशोक और जो उसके पुत्र सुसीम दशरथ होते हैं, वह भी कहीं न कहीं आजीवक मत के प्रबल समर्थक थे। और इसकी पुष्टि कहां से होगी कि बिंदुसार आजीवक मत का समर्थक था या फिर उसका अनुयायी था? पुष्टि अशोक के 7वें स्तंभ लेख से होती है। किससे? 7वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मेरे पूर्व के राजाओं ने भी धम्म द्वारा मनुष्यों का उत्कर्ष करने की चेष्टा की थी। यानी अशोक का जो 7वां स्तंभ लेख है वह प्रमाणित करता है कि बिंदुसार, उसके जो पूर्व के राजा, खास करके बिंदुसार हैं, वह धम्म के द्वारा यानी धर्म के द्वारा मनुष्यों के उत्कर्ष की चेष्टा करते थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। दिव्यावदान के अनुसार, जो पुस्तक दिव्यावदान है, इसके अनुसार बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स नामक आजीवक परिव्राजक संप्रदाय का ज्योतिषी निवास करता था। तो पिंगल वत्स बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है बिंदुसार के समय का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पिंगल वत्स ने ही अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बिंदुसार को धृष्ट का मतलब होता है साहसी, प्रगल्भ यानी वाक निपुण तथा प्रियवादी मधुभाषी कहा गया है। महत्वपूर्ण है, यह तथ्य पूछा जाता है कि किस पुस्तक या फिर किस स्रोत में बिंदुसार को धृष्ट या फिर साहसी, प्रगल्भ, वाक निपुण तथा प्रियवादी या मधुभाषी कहा गया है। तो यह आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आपने पूरा डिटेल से बिंदुसार के विषय में पढ़ा है। जहां जहां कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है, जहां जहां स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है जिन जिन तथ्यों में, उसको भी मैंने डिटेल से पढ़ा है। जैसे मिस्र का शासक कौन है, मिस्र का राजदूत कौन है, सीरिया का शासक कौन है, सीरिया का राजदूत कौन है जो बिंदुसार के समय में आया है। तो ऐसे तथ्यों को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। किस पुस्तक में कौन सा कथन है यह भी मैंने डिटेल से बताया है। बिंदुसार के विषय में कौन विद्वान क्या कहता है, बिंदुसार के मंत्री परिषद में को जो 500 सदस्यों की समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था, इसको भी मैंने डिटेल में बताया। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग जितना भी डिटेल से हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका अगर पीडीएफ लेना हो, वैसे तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाना ज्यादा सही है। फिर भी अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।